नमस्कार आप सभी के लिए। ये आज आपका एडिटोरियल है, द हिंदू में पब्लिश है। तो चलिए बगैर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्या कहा है इन लोगों ने, मेनली ये बात कर रहे हैं एमएसपी के बारे में, तो उसी की शुरुआत करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। तो जैसा कि आप इसके टाइटल में देख पा रहे होंगे, एमएसपी द फैक्टॉइड्स वर्सेस द फैक्ट। फैक्टॉइड्स का मतलब होता है कि जो बाजार में उल्टी सीधी बातें चल रही होती हैं, और जो वास्तविक बातें हैं उनका फैक्टॉइड मतलब जो अवास्तविक बातें हैं, और फैक्ट मतलब जो वास्तविकता है वो। ठीक है, तो उसी के बारे में ये डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द वन डेफिनेशन, a factoid is an item of unreliable information that reported and repeated so often that it become accepted as a fact। तो यहाँ पे फैक्टॉइड वो ऐसी चीज है कि उसको इतनी बार रिपीट किया जाता है जब तक कि वो एक फैक्ट के रूप में स्वीकार ना कर ली जाए। तो ये इनका मानना है कि ये फैक्टॉइड है। After the passage of three controversial formula, minimum support price not mentioned in law has gained lot of attention। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि जो तीन जो फॉर्म लॉ मतलब प्रसाद लाए गए नए फॉर्म लॉ, उसमें एमएसपी की कोई बात नहीं थी, लेकिन एमएसपी ने ही इस पूरे आंदोलन या जो भी अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, जहां भी चर्चा चल रही है, एमएसपी ने कितनी शिद्दत से अपनी जो है जगह बनाई, और उसी ने पूरा का पूरा सेंट्रलाइज हो गया पूरा आंदोलन, पूरे के पूरे फॉर्म लॉ, जबकि उन फॉर्म लॉ में इस चीज का जिक्र भी नहीं है। द प्रीडोमिनेंस ऑफ फैक्टॉइड about MSP and procurement has meant that debate has yielded more clap than grain। तो यहाँ पे क्लैप मतलब होती है भूसी, ग्रेन मतलब होता है अनाज। तो जो प्रीडोमिनेंट मतलब पहले से जो चली आ रही एमएसपी की डिबेट है, उसने इस पूरी की पूरी जो वर्तमान डिबेट है उसमें एक बहुत बड़ा खुद का एक स्पेस खोज लिया, और वो उस हिसाब से एक महत्वपूर्ण हो गई, जैसे कि भूसी को ज़्यादा महत्व दे दो कंपैरेटिवली अनाज, क्योंकि अनाज को हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं, भूसी को तो हम छोड़ देते हैं, कभी कभी लोग खेत में ही डाल देते हैं या कहीं बेच देते हैं, लेकिन जो अनाज होता है हम उसको महत्व देते हैं। लेकिन यह इस केस में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। लाइक कि जैसे हम भूसी को क्या कर रहे हैं, महत्व दे रहे हैं, और अनाज को हम क्या कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। एमएसपी पर ध्यान देना कुछ वैसा ही है। द एमएसपी इज मीन टू सेट floor which price do not fail and announced by government for 23 commodities। तो एमएसपी एक चीज वो है कि वो एक ऐसा मूल्य है कि जो 23 फसलों पर गवर्नमेंट निर्धारित करती है, और उससे नीचे गवर्नमेंट परचेस नहीं करती। एमएसपी का एक जनरल मतलब सिर्फ इतना है। इट इज द प्राइस विच गवर्नमेंट प्रोमिस टू बाय फ्रॉम फार्मर इफ मार्केट प्राइस बिलो इट। तो अगर बाजार का प्राइस कम भी होता है तो एमएसपी एक उस वादा रहता है गवर्नमेंट का कि भाई उससे नीचे तो गवर्नमेंट खरीदेगी ही नहीं, भले ही बाजार में कुछ भी चल रहा हो। इन फैक्ट हाउएवर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट इज हैवीली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन व्हीटिंग राइस विद अदर क्रॉप बेयरली बीइंग प्रोक्योर्ड। जबकि एमएसपी की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ज़्यादातर क्या है, व्हीट और राइस, जिसे आप पैडी धान भी बोलते हो, वही खरीदती है। और जो जो 23 जो फसलों के नाम उसमें गिनाए गए हैं, उसमें से बहुत कम मात्रा में गवर्नमेंट उनका प्रोक्योरमेंट करती है। मुख्यतः जो खरीदती है वो क्या खरीदती है, गेहूं और राइस खरीदती है। ओवर द ईयर फैक्टॉइड अबाउट द एमएसपी एंड गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट हैव गेन्ड सो मच ट्रैक्शन दैट रिटायर्ड जेंटलमैन एंड लोकल पार्क सिटी देम एज अ फैक्ट। तो यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में एमएसपी के बारे में चर्चा की गई कि वो अब क्या हो गई है, फैक्ट बन गई हैं, बजाय वो फैक्टॉइड के। मतलब अब वो वास्तविकता में धीरे धीरे परिणत होने लगी है, और धीरे धीरे लोग उनको सीरियस भी मानने लगे हैं। These pertain to how many have benefited from MSP and who have benefited from it। तो यहाँ पर इस चीज को भी उजागर किया कि आखिरकार चलो ठीक है, एमएसपी को इतना आप जोर दे रहे हो, तो कौन इससे बेनिफिट बेनिफिट उठा रहा है, मतलब कितने बेनिफिट उठा रहे हो, जो बेनिफिट उठा रहे हैं वो कौन है। अकॉर्डिंग टू दिस पॉपुलर बिलीव फ्यू 6% फार्मर बेनिफिट। तो जो एमएसपी के बारे में और आगे जो चर्चा चल रही है उसमें ये पाया गया कि सिर्फ 6% किसान ही इससे बेनिफिट उठा रहे हैं। ओनली लार्ज फार्मर बेनिफिट एंड ओनली फार्मर ऑफ पंजाब एंड हरियाणा बेनिफिट। और साथ ही साथ यहाँ पर दो और तथ्य सामने आ रहे हैं कि बड़े बड़े जो किसान हैं वो बेनिफिट उठा रहे हैं, और वो बड़े किसान कहाँ कहाँ के हैं,
मोस्टली हरियाणा और पंजाब और जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है वहाँ के हैं। ये अभी चीज़ें सामने आ रही हैं। अब यहाँ पर इनका कहना है कि मोर स्टेट अंडर एमएसपी, ये राइटर की बात है। इन द फोर्थ कमिंग पेपर, फोर्थ कमिंग मतलब होता है जो वो एक उपयोगी पेपर है या जिसका एक रेलेवेंस प्रासंगिकता है, ऐसे पेपर वी यूज डेटा टू स्टेट वाइज प्रोक्योरमेंट फ्रॉम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड एग्रीकल्चर हाउस होल्ड डेटा फॉर 2013 फ्रॉम नेशनल सैंपल सर्वे आफ्टर विच दीज डेटा आर नॉट अवेलेबल। तो इनका कहना है कि हमने एक बहुत अच्छे पेपर से डेटा उठाया है जिसने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो खरीद फरोख्त है उस चीज़ को प्रॉपर प्रदर्शित किया है उस पेपर में। और ये पेपर कब का है? 2012-13 के नेशनल सैंपल सर्वे से प्रभावित है वो पेपर। क्यों? क्योंकि उसके बाद ये डेटा बाद में नहीं लाया गया। तो जो 2012-13 के नेशनल सैंपल सर्वे पर आधारित जो पेपर था उस पेपर को इन्होंने आधार बनाया है हमारे राइटर्स ने, और उन्होंने कुछ फैक्ट दिए हैं। सेट द रिकॉर्ड स्टेट ऑन दीज 3 फैक्टॉइड। तो यहाँ पर अब ये जो 3 फैक्टॉइड, पहला कौन सा फैक्टॉइड है कि 6% किसान खरीद रहे हैं, दूसरा कौन सा फैक्टॉइड है कि हरियाणा पंजाब वाले किसान ही खरीद रहे हैं, और तीसरा महत्वपूर्ण कि जितने भी हैं बड़े किसान ही उस का लाभ उठा पा रहे हैं एमएसपी का। तो इन तीनों को ये डिस्कशन करेंगे। 6% फिगर फ्रॉम एनएसएस डेटा 2012-13 रिलेट टू पेडी एंड व्हीट अलोन। तो जो 6% का जो बात कही जा रही है वो सिर्फ गेहूं और धान के लिए की जा रही है। पेडी मतलब धान। इवन हियर हाउएवर अमंग द who sold paddy wheat the number are a higher 40% and 60%। और जो इनकी बात करें कि जिन्होंने पेडी या गेहूं वो किया तो वो नंबर ज़्यादा बड़े हैं, 14 से 16% के समथिंग। 2 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड सिस्टमेटिक एफर्ट। तो यहाँ पर जो 6% की बात थी वो इन्होंने गलत साबित करने की कोशिश की है, क्योंकि 14 से 16% तक एमएसपी मिल रही है लोगों को। 2 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड सिस्टमेटिक एफर्ट टू एक्सपेंड रीच ऑफ एमएसपी टू मोर स्टेट वाया डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट स्कीम। तो यहाँ पर दूसरी बात ये भी कहना है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक सिस्टमेटिक एक अप्रोच की है कि जिससे जो एमएसपी है उसको सिर्फ पंजाब और हरियाणा तक सीमित ना किया जा सके, बल्कि उस चीज़ को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए। तो एक डिसेंट्रलाइज स्कीम भी लाई गई थी। कब लाई गई थी? ये लाई गई थी इंट्रोड्यूस्ड इन 1997-98। It was not very popular in initial year and begins to adopted by the state in earliest only around 2005। तो ये 97-98 में लाई गई थी डिसेंट्रलाइज वाली स्कीम, लेकिन शुरुआत में इस चीज़ को उतना जोर नहीं मिला या जो राज्य सरकार हैं उन लोगों ने उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन 2005 के आते आते चाहे 2004-2006 के समथिंग इस चीज़ को एक्सेप्ट करना राज्यों ने स्वीकार कर लिया। Under the DCP scheme, the responsibility of procurement devolved to the state government, which were reimbursed pre-approved cost। तो यहाँ पर जो pre-approved cost है उसको क्या करेंगी राज्य सरकारें? रीएम्बर्स करेंगी। और FCI प्री-अप्रूव्ड कॉस्ट मतलब कि जो पहले से निर्धारित कर दी गई कॉस्ट भले ही चाहे मार्केट में फिर उससे नीचे चली जाए, लेकिन जो उसका डिफरेंस है, जो घाटा है, वो कौन सहन करेगा या कौन वहन करेगा? राज्य सरकारें वहन करेंगी। तो ये सब चीज़ें उसमें थी। FCI data suggest that by July 2015, as many as 15 states had taken up the program, though not all were implementing it with equal enthusiasm। तो यहाँ पर 2015 की अगर बात करें, जुलाई 2015 की, तो लगभग 15 राज्यों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, और उसमें से कुछ ऐसे भी थे कि उन्होंने उतने ही उत्साह के साथ उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया, लेकिन कुछ राज्यों ने बहुत उत्साह के साथ उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, डिसेंट्रलाइज वाली स्कीम को। लार्जली ऑन अकाउंट ऑफ इट प्रोक्योरमेंट बिगन मूविंग आउट द ट्रेडिशनल स्टेट सच एज द पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर जैसे कि शुरुआत से होता आया है कि एमएसपी की जो खरीद फरोख्त है मेन 3 राज्यों से ही की गई, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा एंड पंजाब। Until 2000, barely 10% of wheat and rice were procured outside the traditional state। तो यहाँ पर 2000 की बात करें, 2000 तक की बात करें तो सिर्फ 10% जो FCI का खरीद फरोख्त है वो बाहर के राज्यों से होती थी, और FCI मोस्टली पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी से ही खरीदती थी। लेकिन अगर 2012 की बात करें, द शेयर ऑफ द DCP स्टेट रोज 25 to 35%। तो जो पहले 10% था
वो डिसेंट्रलाइज स्कीम के तहत 2012 में कितनी हो गई, 25 से 35% हो गई। इन केस ऑफ द पैडी, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा हैव बीन द स्टार परफॉर्मर। और अगर धान की बात करें तो छत्तीसगढ़ और ओडिशा ये स्टार परफॉर्मर थे, मतलब इनसे एफसीआई ने ज़्यादा से ज़्यादा धान खरीदी। दीज स्टेट टुडे कंट्रीब्यूट अबाउट 10% ईच ऑफ टोटल पैडी प्रोक्योरमेंट इन दीज कंट्री। तो यहाँ पर 10% का योगदान देते हैं वर्तमान समय में दोनों ही राज्य, उड़ीसा कहें या छत्तीसगढ़ कहें। फॉर व्हीट, डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट हैज टेकन ऑफ मध्य प्रदेश इज द बिग वे, अकाउंटिंग अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ व्हीट प्रोक्योरमेंट। और अगर व्हीट की बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश डोमिनेट कर रहा है और वहां पर लगभग 20% के अराउंड प्रोक्योरमेंट होती है मध्य प्रदेश से। इन 2020-21 व्हीट प्रोक्योरमेंट फ्रॉम मध्य प्रदेश सरपास्ड दैट फ्रॉम इवन पंजाब। तो यहाँ पर अगर 2020-21 की बात करें तो जो एफसीआई ने मध्य प्रदेश से जो व्हीट प्रोक्योरमेंट खरीदी है या गेहूं की जो खरीदी की है एफसीआई ने, वो पंजाब को भी सरपास कर गई है, मतलब पंजाब से भी ज़्यादा खरीदी है। अमंग एग्रीकल्चर हाउस होल्ड विच सेल पैडी अंडर द प्रोक्योरमेंट सिस्टम वाइल 9% 7% कम फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा। और एग्रीकल्चर हाउस होल्ड की बात करें विच सेल पैडी, जो धान बेचते हैं एफसीआई को, उनका जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम के अंतर्गत वो सिर्फ 9% और 7% है पंजाब और हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए। एंड 11% आर उड़ीसा एंड 33% आर इन छत्तीसगढ़। और 11% कहाँ से उड़ीसा से होती है और 33% कहाँ से, छत्तीसगढ़ से सेल की जाती है। एंड overwhelming majority of agriculture households selling wheat to procurement agency come from मध्य प्रदेश 33%। गेहूं की बात करें तो 33% के समथिंग सेल की जाती है मध्य प्रदेश की, कंपेयर टू 22% फ्रॉम पंजाब एंड 18% फ्रॉम हरियाणा। तो 22% पंजाब से और 18% हरियाणा से सेल होती है। That only Punjab and Haryana farmer have benefited from MSP is now truly a thing of past। तो यहाँ पर ये बात कहना कि भाई हरियाणा और पंजाब के किसानों को MSP से ज़्यादा फायदा होता है, ये अब भूत की बातें हो गई हैं। अब वर्तमान में ऐसा कुछ है नहीं। विच फार्मर बेनिफिट, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन रेज होता है कि कौन से फार्मर्स को बेनिफिट हो रहा है। तो 3 एज पर द फैक्टॉइड, 3 फैक्टॉइड आपको मालूम है ना कि कौन कौन से, जो शुरुआत में 6% किसान को फायदा हो रहा है, पंजाब और हरियाणा के किसान को फायदा हो रहा है और सबसे बड़े बड़े किसानों को फायदा हो रहा है। ये 3 फैक्टॉइड है। तो यहाँ पे इन्होंने 2 फैक्टॉइड के तो जवाब दे दिए। पहला कि 6% वाले का जवाब दे दिया, तो इन्होंने 14-16% कहा कि भाई 14-16% तक गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करती है। दूसरा कि हरियाणा पंजाब, तो ऐसा नहीं है, इन्होंने डिसेंट्रलाइज स्कीम का एक वो लिया और कहा कि नहीं, अब दूसरे राज्यों से भी चीज़ें खरीदी जा रही हैं। अब तीसरा महत्वपूर्ण बचता है कि आखिरकार कौन से फार्मर्स को लाभ मिल रहा है। तो जो फैक्टॉइड फैलाई गई या अफवाह फैलाई गई उसके अकॉर्डिंग ये बोल रहे हैं अफवाह, वास्तविकता क्या है ना हम जानते हैं ना आप जानते हो। तो इनके अकॉर्डिंग जो अफवाह फैलाई गई तीसरी वाली, वो क्या थी कि भाई बड़े बड़े किसानों को ही फायदा होता है। तो ये उसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। 3 एज पर द फैक्टॉइड ओनली लार्ज फार्मर हैव बेनिफिटेड। तो यहाँ पर तीसरे फैक्टॉइड में ये कहा गया, तीसरी फैक्टॉइड मतलब अफवाह में ये कहा गया कि केवल लार्ज फार्मर को ही बेनिफिट हो रहा है। इन फैक्ट प्रोक्योरमेंट हैज बेनिफिटेड द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर इन मच बिगर नंबर देन द मीडियम एंड लार्ज फार्मर। तो राइटर का कहना ये है कि जो फैक्ट है, फैक्ट के अनुसार जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है उनको ज़्यादा फायदा हो रहा है कंपेरेटिवली लार्ज और मीडियम फार्मर। एट द ऑल इंडिया लेवल अमंग दोज हु सोल्ड पैडी टू गवर्नमेंट 1% वर लार्ज फार्मर ओइंग ओवर 10 हेक्टेयर ऑफ लैंड, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर विच लेस देन 2 हेक्टेयर अकाउंटिंग 70%, रेस्ट 29% वर मीडियम फार्मर ऑफ हेक्टेयर। तो इनका ये कहना है कि जो बड़े फार्मर है वो जो सेल करते हैं उसमें से उनका हिस्सा सिर्फ 1% होता है, 70% स्मॉल और मार्जिनल फार्मर होते हैं। और मीडियम फार्मर की बात करें तो 29% क्या होते हैं, मीडियम फार्मर होते हैं। इन केस ऑफ व्हीट 3% ऑफ ऑल व्हीट सेलिंग फार्मर व लार्ज फार्मर। अगर व्हीट की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 3% ही बड़े फार्मर होते हैं। मोर देन हाफ 56% व स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। तो लगभग 56% जो उसमें होते हैं व्हीट मतलब जो गेहूं सेल करते हैं उसमें 56% लगभग स्मॉल और मार्जिनल फार्मर होते हैं।
In Punjab and Haryana, the share of small and marginal farmer is not insignificant, 38% and 58% respectively among paddy seller. तो यहाँ पर अगर पंजाब और हरियाणा की भी बात करें तो वहाँ पर भी इस चीज़ का बिल्कुल सेम डेटा मिलता है कि वहाँ पर भी जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर है उनका ही वेटेज ज़्यादा है व्हीट और पैडी के सेल में, जो एफसीआई को सेल करते हैं या गवर्नमेंट को सेल करते हैं। इन द नॉन ट्रेडिशनल स्टेट दैट अडॉप्टेड द डीजीपी स्कीम, नॉन ट्रेडिशनल स्टेट की बात करूं मतलब आप समझ लेना कि पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी को छोड़कर मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि यही इन्होंने डिफाइन किया है राइटर्स ने। तो इन द नॉन ट्रेडिशनल स्टेट दैट अडॉप्टेड द डीसीपी स्कीम, द ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ फार्मर हु सेल स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसी आर स्मॉल एंड मार्जिनल। तो वहां पर भी इन्होंने यही कहा कि जिन जिन राज्यों ने डिसेंट्रलाइज स्कीम को लागू किया या उसको फॉलो किया है वहां पर भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर ही मेनली उस चीज में इन्वॉल्व है, ना कि बड़े फार्मर। इन छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा फॉर एग्जाम्पल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर comprises 7 to 80% of the seller of the government agency. Similarly, Madhya Pradesh, nearly half, 45% those who sell wheat government agency are small and marginal farmer. तो यहाँ पर ये 2% दिए हैं टोटल परसेंट में कि जो छत्तीसगढ़ में है वो लगभग 70 से 80% जो सेल करते हैं वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर होते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें जो गेहूँ सेल करते हैं उसमें 45% तक जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर ही सेल करते हैं। To recap, the facts are as follow. 1. The proportion of farmer who benefit from from government procurement policy is not insignificant. तो इस चीज़ को अगर फिर से रिकैप किया जाए तो फैक्ट के क्या फॉलो करते हैं कि 1. द प्रोपोर्शन ऑफ फार्मर वो बेनिफिट फ्रॉम, जो प्रोपोर्शन है फार्मर का वो नॉट इनसिग्निफिकेंट, मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं है जितना लोग बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। 2. The geography of procurement has changed in the past 15 years. और अगर दूसरी बात करें कि भाई पहले बात हो रही थी पंजाब और हरियाणा की, तो वो जियोग्राफी भी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। इट इज़ लेस कॉन्सेंट्रेटेड इन ट्रेडिशनल स्टेट्स सच एज पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एट डीसीपी स्टेट्स सच एज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एंड ओडिशा हैव स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग मोर वाइगरसली। मतलब पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी का प्रभाव धीरे धीरे कम हुआ है क्योंकि डिसेंट्रलाइज स्कीम के तहत उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने इस चीज़ को बहुत डोमिनेट किया है और पंजाब और हरियाणा के राज्यों को कम किया है। 3. Perhaps most importantly, it is predominant in small and marginal farmer who have benefited from MSP and procurement, even if size of the benefit may be larger for large farmer. तो यहाँ पर इन्होंने एक पॉइंट भी जोड़ दिया कि भाई स्मॉल और मार्जिनल फार्मर ही ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि जो बड़े बड़े फार्मर हैं उनको क्या फ़ायदा ज़्यादा मिलता होगा। दिस इज़ ट्रू नॉट जस्ट इन डीजीपी स्टेट बट ऑल्सो इन ट्रेडिशनल स्टेट। और ये सत्य है ना केवल डिसेंट्रलाइज स्टेट में, डिसेंट्रलाइज स्टेट समझ रहे हो ना आप, बल्कि जो ट्रेडिशनल स्टेट है उनमें भी। द ट्रू पिक्चर गेटिंग द फैक्ट दैट इम्पोर्टेंट फर्स्ट स्टेप इन रिजॉल्विंग इशू फेसिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड फार्मर इशू। तो सबसे पहली बात तो ये यही बोल रहे हैं कि जो इशू हैं या मुद्दे हैं फार्मर्स के और साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर सेक्टर में फेस आ रहे हैं, मुद्दे सामने आ रहे हैं, जो परेशानी सामने आ रही है, उनको क्या किया जाए, रिजॉल्व किया जाए। वी हैव पिक्ड 3 फैक्टॉइड एज मैनी एज इलस्ट्रेटेड हाउ लिटिल वी नो अबाउट द एमएसपी वर्क। तो यहाँ पर हमने 3 फैक्टॉइड मतलब अफवाहों को लिया, इनके अकॉर्डिंग जो राइटर्स हैं इनके अकॉर्डिंग इनने अफवाहों को लिया और उनको कुछ जानने की कोशिश की। द रेंज ऑफ क्लेम मेड रिगार्डिंग फॉर एग्जाम्पल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एमएसपी ऑन डाइवर्सिफिकेशन नीड टू बी एग्जामिन एज वेल। तो यहाँ पर जो रेंज है एमएसपी के रिगार्डिंग और जो डाइवर्सिफिकेशन है मतलब अलग अलग फसलों के रिगार्डिंग, उस चीज़ को भी जांच परखने की ज़रूरत है। Among Punjab, who cultivated crop 21 to 30% did not grow paddy and wheat. अगर पंजाब की बात करें तो 21 से 37% वो व्हीट और पैडी का उत्पादन ही नहीं करते। Among all agriculture household, including those which do not cultivate crop, indicating more diversified source of agriculture income, a larger proportion, 58 to 48% respectively, stay away from
paddy and wheat, suggesting that procurement in Punjab may not have prevented diversification to the extent we imagine. तो यहाँ पर ऐसे बहुत से हाउस होल्ड जो मतलब अलग अलग फसलें तो उगाते हैं लेकिन वो व्हीट और उनको नहीं उगाते। ये चीज़ क्या सजेस्ट करती है कि जो मतलब इमेजिन कर रहे हैं कि ये फॉर्मूला उनके लिए घातक है, या जिस हिसाब से कहा जा रहा है कि भाई एमएसपी उनको ज़्यादा मिलती है, सो दैट्स वाई दे आर प्रोटेस्टिंग, ये मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी हमें ये चीज़ दर्शाती है कि भाई वो वहाँ पर ऐसी ज़्यादा क्रॉप उगाते ही नहीं जो एमएसपी के दायरे में आती हैं। सिमिलरली कंफ्यूजन रिंग इन अबाउट अदर एरिया इंटरेस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू न्यू फॉर्म लॉ, और सिमिलर जो कन्फ्यूज़न है वो उदय होती है अलग अलग एरिया में जो भी फॉर्म बिल दर्शाते हैं। इट इज़ वाइडली दैट फॉर, ये सिर्फ क्योंकि इन्होंने सिर्फ एमएसपी की बात की और जो अलग अलग एरिया है वहाँ पर भी इसी प्रकार के कन्फ्यूज़न है। It is widely believed that for the first time the new law allow farmer to sell outside the agriculture produced market commodity। तो यहाँ पर एक बहुत व्यापक रूप से इस चीज़ पर विश्वास किया जा रहा है कि हमने फार्मर्स को क्या किया, अलाउ किया कि वो एपीएमसी के बाहर बेच सकें, और ये पहली बार हुआ है। इवन फॉर कमोडिटी फॉर एमएसपी इज अनाउंस्ड द प्रोपोर्शन ऑफ सेल वाया मंडी range is only between 10 to 64%. The demand for MSP originate because of the price paid outside mandi tend to be much lower। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो मोस्टली जो अभी प्रोक्योरमेंट होती है मंडी के थ्रू वो 10 से 64% के अराउंड होती है, और एमएसपी की जो डिमांड आई वो इसलिए आई क्योंकि जो आउटसाइड मार्केट है वो क्या है, लोअर प्राइस देता है उसी अनाज के या उसी फसल के। Countrywide sales to Mandi government procurement agency fetched average 33.3 higher price for paddy and 5.8% for wheat। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मंडी में लगभग 13.3% ज़्यादा प्राइस मिलता है कंपैरेटिवली मार्केट के। अगर किसकी, पैडी की बात करें, और 5.8% गेहूं की बात करें तो एवरेज प्राइस से ज़्यादा मिलता है। We are now asympathetic to those who question have heavy concentration on the wheat and rice in government procurement to flaw in current mandi system or how the MSP is implemented। तो यहाँ पर राइटर ये कह रहा है कि हम उस चीज़ को, उस क्वेश्चन को अस्त व्यस्त नहीं करना चाहते जिस पर जो करंट सिस्टम है एमएसपी का उस पर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि भाई गवर्नमेंट की जो विसंगतियां हैं वो, और साथ ही साथ गवर्नमेंट की जो प्रोसीजर है उस पर क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है, तो हम उसको प्रश्न चिन्ह नहीं उठाते बल्कि उसके साथ रहते हैं। येट द डिबेट पॉपुलर एकेडमिक ऑफ पॉलिटिकल ऑफ दीज इशू मस्ट टेक टू अकाउंट चेंज द जियोग्राफी ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड द प्रोफाइल ऑफ द सेलर। तो यहाँ पर जो डिबेट वर्तमान में चल रही है उस चीज़ के लिए दीज इशू मस्ट टेक अकाउंट, मतलब इन सब चीज़ जो इन्होंने कही उस चीज़ को अकाउंट इनको करना चाहिए कि जो ज्योग्राफी है प्रोक्योरमेंट की, और साथ ही साथ जो प्रोफाइल ऑफ सेलर है। सीधी सी बात, इन्होंने पूरा का पूरा मर्ज करके अब इन्होंने लास्ट में बोल दिया है कि भाई प्रोफाइल ऑफ सेलर मतलब मार्जिनल और स्मॉल फार्मर आते हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो जो डिसेंट्रलाइज स्टेट है, ट्रेडिशनल स्टेट के अलावा भी, तो वहाँ से भी क्या हो रही है, प्रोक्योरमेंट हो रही है। तो इन सब चीज़ों को भी डिबेट में शामिल करना चाहिए जो वर्तमान में डिबेट हो रही हैं। तो इनका कहने का ये पूरा का पूरा मुद्दा यही है। क्यों इन्होंने ऐसा कहा, क्यों लिखा, इसके लिए आपको किसान आंदोलन इतने दिन से जारी है और आप एडिटोरियल अगर फॉलो कर रहे हो देन यू कैन इजीली अंडरस्टूड कि भाई क्यों इन्होंने इस टाइप के एडिटोरियल लिखा और क्यों इन्होंने ये डेटा आपको दिया। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर टुडे।